नमस्कार दोस्तों, लीगल फैटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने ऑलरेडी कुछ वीडियो भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड मैं डाल चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कंपैरिजन करके दिखाया था। और इससे पहले मैंने कुछ जो नए नए फीचर ऐड हुए हैं हमारी भारतीय न्याय संहिता में, उसके बारे में डील करता हूं। तो यहाँ पे आज हम एक नए जुनून और उत्साह के साथ अपने नए लेक्चर पनिशमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि पनिशमेंट क्या है, क्यों ये आईपीसी में भारतीय न्याय संहिता में डाला गया। पनिशमेंट का बेसिकली मतलब है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, वहां अगर सारी चीजें जो सोसाइटी में अगर कोई उथल पुथल होती है या कोई क्राइम होता है या कोई डिसबैलेंस होता है या कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो अगर आप ही समझिए कि अगर ये सारी चीजें होंगी और अगर इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया जाएगा, कोई प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीजें नहीं होंगी या कोई कानून नहीं होगा या कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगी, कोई बॉडी नहीं होगी, तो लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को मारेंगे। मारने के बाद बच जाएंगे, उनके पास कुछ रहेगा नहीं। तो इससे जो ताकतवर लोग हैं वो छोटे लोगों को दबा देगा। तो वही जो हैव नॉट की फिलॉसफी हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो मजबूत है, जिसके पास सामर्थ्य है, जो हर चीज से मजबूत है, वो दबा देगा। जैसे कि बड़ी मछली में छोटी मछली को नहीं टिकने दिया जाता है तालाब में। जैसा कि हॉब्स बताते हैं कि जो पहले का स्टेट ऑफ नेचर था, वो लोग बहुत ही ब्रूटिश था, नास्टी था, खराब था। लोग बड़े लोग छोटे लोगों को जीने नहीं देते थे। इन द सेम सर्कमस्टेंसेज अब प्रेजेंट समय में अगर देख पा रहे हैं, तो पनिशमेंट की जरूरत इसीलिए है कि जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां बहुत सारे वायलेंस होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड वायलेंस रहे हो, चाहे वुमेन से रिलेटेड वायलेंस रहे हो, या अदर कुछ चीजें रही हो जिनके बारे में जो हमारी भारतीय न्याय संहिता बताती, चाहे वो अबेटमेंट से रिलेटेड मामला हो, चाहे कल्पेबल होमोसाइड का हो, चाहे मर्डर से रिलेटेड मामला हो, चाहे डकैती हो, चाहे चोरी हो, चाहे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, या कोई और भी जो अदर प्रकार के ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऑफेंस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो भी सारी चीजें हैं, जब मैं कभी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा तो मैं वहां डील करूंगा। तो हम यहाँ पे पनिशमेंट पढ़ रहे हैं, तो पनिशमेंट बेसिकली इसीलिए दिया जाता है ताकि सोसाइटी में जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो या उपद्रवी चीजें हैं, या जो लोग जानबूझकर गलत करते हैं, तो उनके लिए उनको डिटर करके रखा जाए, उनके अंदर भय पैदा किया जा सके, उनको रोका जा सके, इसलिए पनिशमेंट की जरूरत पड़ती है। तो चैप्टर 2 का जो प्रोविजन हमारे लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, माननीय जो हमारे बड़े बड़े लेजिस्लेचर या जो बड़े बड़े विधायक या जो बड़े बड़े हमारे लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इसको इसी प्रोविजन को इसलिए पनिशमेंट को डाला होगा, क्योंकि बिना पनिशमेंट के तो जो भारतीय न्याय संहिता जो हमारा कानून है वो फीका पड़ जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज में कोई पनिशमेंट नहीं होगा तो फिर कुछ रूल्स बनाने का फायदा ही नहीं है। क्योंकि जब उसके लिए तुम उसको रोक नहीं पाओगे या उसको डिटर नहीं कर पाओगे या उसके अंदर एक भय नहीं पैदा कर पाओगे या कुछ रिफॉर्मेशन नहीं कर पाओगे, या जो ऑफेंडर है उसको सोसाइटी को किस तरीके से बचाना है, सोसाइटी के लोगों के अंदर एक डर ना पैदा हो, एक भय ना पैदा हो, फ्राइटेड ना हो, घर से निकलते वक्त उनको ऐसा ना लगे कि हमको कोई मार देगा या हमारे साथ कुछ वायलेंस हो जाएगा। वुमेन को ये ना लगे कि हमारे साथ रेप हो जाएगा या हमारा कोई कुछ और इस तरीके के ऑफेंसेस कर देगा, गैंग रेप हो गया या रेप से रिलेटेड मामला हो गया, या उनको किसी तरीके से छीना झपटी करना या स्टॉकिंग या साइबर से रिलेटेड जितने मामले आजकल, तो इसी के प्रोटेक्शन के लिए जो ये आईपीसी है उसमें पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो पनिशमेंट जो है वो हमारा चैप्टर 2 में दिया है, जो कि हमारा जो अभी का नया भारतीय न्याय संहिता है उस सेक्शन 4 से लेकर 13 में इसके बारे में पूरे डिटेल में बात की गई है। लेकिन जो ये पहले हमारा पनिशमेंट था, जब ये हमारी भारतीय न्याय संहिता नहीं आई थी, क्योंकि पहले जो आईपीसी वो थी उसमें पनिशमेंट जो हमारा गवर्न होता था वो सेक्शन 53 में गवर्न होता था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो वही बात है कि अगर यहाँ पे मैं आपको एक कोर्ट के जरिए या कह सकते हैं शायरी के जरिए अगर मैं पनिशमेंट को आज के सिनारियों में बात करूं, तो वो यही कहते हैं कि जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते हैं, अदालत उन्हें सजा ना दे के बिगाड़ देती है। तो वही बात है कि लोग जो जुर्म करते हैं उनके इतने बुरे नहीं होते हैं। जुर्म तो सब लोग करते हैं, तो उनका ये थोड़े है कि वो बुरे हो गए, अरे किसी कारणवश से उन्होंने जुर्म करा होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन आर नॉट द क्रिमिनल, सोसाइटी मेड देम क्रिमिनल। इसका मतलब ये है कि जो मानव है वो क्रिमिनल नहीं है, सोसाइटी ने उसको क्रिमिनल बनाया है। ऐसा क्यों? मान लीजिए आप हैं, अब आप बहुत अच्छे आदमी, अच्छा खासा जी रहे हैं, अब आपकी कोई प्रॉपर्टी हड़प ले, कुछ दिन बाद आपके भाई का मार दे, फिर तुम आपके घर में
फिर कोई किसी चीज को आपकी वाइफ के साथ कुछ कर दे या कर दे, तो आप कब तक ये प्रताड़ना झेलते रहेंगे? तो ये काम तो सब सोसाइटी ही कर रही है। तो जब ये सोसाइटी इस तरीके के काम कर रही है तो अब आपको क्या हो रहा है? सोसाइटी आपको कुछ करने के लिए यहाँ पे मजबूर कर रही है। आप तो बहुत अच्छे आदमी थे, आप वेल एजुकेटेड थे, सब थे, बढ़िया सिटीजन थे। जैसा कि अगर मैं कभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा तो डॉयड बिल्डो जो कि कहते हैं कि किसी भी जो सिटीजन उसकी क्या ड्यूटी होती है। सिटीजन की ड्यूटी कई प्रकार से होती है कि सिटीजन की स्टेट के प्रति ड्यूटी क्या है, इंडिविजुअल के प्रति ड्यूटी क्या है, पब्लिक के प्रति ड्यूटी क्या है, उसके जो फैमिली है उसके प्रति क्या ड्यूटी है। तो काफी वाइड एक्सप्लेनेशन उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज का दिया। हालांकि कभी मौका मिलेगा तो मैं वो चीजें बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं स्पेशली डील कर रहा हूँ बीएनएस, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं उस चीज को डील करने का प्रयास कर रहा हूं, वही चीज है। इसीलिए कहते हैं क्रिमिनल्स आर मेड, क्रिमिनल आर नॉट मेड, दे आर मेड बाय द सोसाइटी। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज केम। इसीलिए कहा जाता है हेट द क्राइम नॉट द सिनर। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो पनिशमेंट का जो बेसिकली पूरा चिट्ठा है कि किस चीज को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है ताकि सोसाइटी सोशल ऑर्डर जो मेंटेन है बेहतर तरीके से काम करता रहे, लॉ ऑर्डर जो हमारा अच्छा बना रहे और लोगों के अंदर एक पीस हार्मनी मेंटेन होती रहे, और जो हमारा एक तरीके से पूरा सोशल फैब्रिक है, पूरा सोशल स्ट्रक्चर है, वो बेहतर तरीके से मजबूत रहना रहे, जिससे जो आने वाले समय में हम बेहतर सोशल चेंजमेंट देख सकें, एक पूरा लीगल एम्पावरमेंट हो सके और एक जो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी है वो भी मेंटेन हो सके। तो मैं यहाँ आपको कई वाइड एंगल से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले समझिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज के ऑब्जेक्ट को समझ जाते हैं तो आप उसके पीछे का ये लॉजिक पता कर लेते हैं कि ये जो पनिशमेंट बनाया गया होगा इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा, क्या लॉजिक रहा होगा, जो लेजिस्लेचर ने इस चीज को ड्राफ्ट करा होगा वो क्या सोच के इस प्रोविजन को आईपीसी भारतीय न्याय संहिता में लाई होगी। तो उसी सारी चीजों को मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ कि बेसिकली इसमें ये बताता है कि ये सोसाइटी के जो अफेंडर हैं, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, चाहे आप अतीक अहमद को देख लीजिए, चाहे और भी जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स पैदा हुए, या आप सुभाष ठाकुर को देख लीजिए, या अभी लॉरेंस बिश्नोई काफी जाना माना है, दर्द दे रहा है लोगों को। तो ये सब क्या चीजें हैं? ये सोसाइटी में जो बड़े बड़े क्रिमिनल माफिया ऑफेंडर हैं उनको रोकने के लिए पनिशमेंट, ताकि उनके अंदर भय पैदा हो कि अगर मैं कुछ कांड करूंगा तो मुझको बिहाइंड बार जाना पड़ेगा और मेरी जितनी भी सोशल सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाएगी। मुझको जो जेल की बेकार लाइफ है, बेकार का खाना है, क्रिमिनल्स के साथ रहना पड़ेगा, कोई व्यवस्था कोई लग्जरी चीज नहीं जीने को मिलेगी, मैं घर से बाहर रहूंगा, मैं जो जिस तरीके से जीना चाहता हूं वो नहीं जी पाऊंगा, ना कोई लाइवलीहुड अर्न कर पाऊंगा। तो लोग इस वजह से इस पनिशमेंट को कहा गया कि ये सोसाइटी में ऑफेंडर को प्रोटेक्ट करती है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। डिटर द क्रिमिनल, ताकि क्रिमिनल्स के अंदर भय पैदा हो, वो इस तरीके का कोई भी कांड ना करें जिससे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। रिफॉर्म देम, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई एक बार कांड कर देता है या कोई क्राइम कर देता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम हमेशा के लिए डाल दें। हमेशा ऐसा माना जाता है रिफॉर्मेशन थ्योरी में कि हमेशा एक बार सुधार का मौका देना चाहिए। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई क्राइम कर देते हैं तो उनकी इतनी गलती थोड़ी होती, क्योंकि अभी वो ना समझ है, किसी कारणवश से उन्होंने कर दिया या उनको उस चीज के बारे में नहीं पता था। तो हमारे जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें इस तरीके के प्रोविजन दिए गए ताकि हम उनका रिफॉर्मेशन कर सकें, उनका रिहेबिलिटेशन कर सकें, उसको एक अच्छा नागरिक बना सकें, उसको एक अच्छा नागरिक बना सकें, उसको डाइवर्ज कर सकें, उसको एक बेहतर एजुकेशन दे सके और सोसाइटी में उसको दोबारा से पूर्ण रूप से लागू कर सके, जिससे कि वो बच्चा आगे चल के देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे, नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे और एक बेहतर समाज का हम निर्माण कर सकें। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरियां बताना चाहता हूं जो कि डिटरेंट थ्योरी की बात करता है, कि पनिशमेंट की कुछ थ्योरियां बड़े बड़े फिलोसफरों के द्वारा दी गई हैं, चाहे वो लमरोसो रहे हों या कोल्ड्रिज रहे हों या और भी बहुत सारे फिलोसफर
आए गए, लेकिन उनके कुछ थिंकिंग है जो आज भी चली आ रही, तो उन्हीं सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे डील करना चाहता हूँ। तो जो डिटरेंस थ्योरी है वो ये बेसिकली ये बताती है कि डिटर करना, डिटरेंस से ये पता चलता है कि डिटर करना, किसी को रोकना, ताकि जो रॉन्ग डोर है, जो गलत लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, बड़े बड़े अपराधी हैं, या जो सह अपराधी हैं, या जो कंप्लिस करते हैं इस तरीके के कांड, उनसे प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके, तभी तो पनिशमेंट दिया जाएगा, ताकि वो लोग इस तरीके के कांड करने से पहले 4 बार सोचें। प्रिवेंटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी क्या कहती है? प्रिवेंटिव थ्योरी का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। अगर आप अफेंडर को, मान लीजिए कि मैंने अपराध कर दिया, अब मेरे को क्या है, मैं अपराध कर दिया, पुलिस आई, मेरे को पकड़ के ले गई और मुझको जेल में डाल दी। अब जब मैं कुछ समय के लिए जेल में चला गया या डिसेबल हो गया, तो जब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो जब अफेंडर है ना बचा, तो अब कैसे कुछ क्राइम होगा? कुछ हो नहीं पाएगा, ना वो कोई कनेक्शन लगा पाएगा, ना वहां किसी से फोन कर पाएगा, ना उसके चमचा आके परेशान करेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए जो अफेंडर को हम डिसेबल कर देते हैं, ताकि वो अब दोबारा से क्राइम ना कमिट कर पाए और सोसाइटी में पीस हार्मनी मेंटेन हो सके और लॉ ऑर्डर बेहतर तरीके से चलता रहे, और सोसाइटी में जो लोगों का जस्टिस के प्लस फेथ है, या हमारी गवर्नेंस के प्रति फेथ है, या हमारे लीगल प्रणाली के प्रति फेथ है, या हमारे जो बड़े बड़े लॉ मेकर्स हैं, जुडिशरी है, या और जो इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों, इसलिए ये सारे प्रोविजन बनाए गए, थ्योरी बनाई गई। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आएंगे, ताकि हम उसकी नॉन अकरेंस को सिक्योर कर सके। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें पसंद आई होंगी। अब रिट्रीब्यूटिव थ्योरी की बात करते हैं। ये ऐसा करता है, बताता है कि टिट फॉर टैट वाला काम है, कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आई से आई मिला के चलता है कि अगर आंख दिखाओगे, अगर तुमने कोई भी कांड करा, जैसे तुम है, कोई लड़की जा रही है, अब तुम उसको छेड़ दिए, अब मान लो छेड़ दिया, वो उसके बावजूद कि वो तुमको डिसलाइक करती है, बार बार तुम फॉलो कर रहे हो, उससे सेक्सुअल एडवांसमेंट मांग रहे हो, तो वो मामला कहाँ जाएगा? वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में जाएगा और आप 354 में शिकार हो जाएंगे। तो इस वजह से, क्योंकि जो रिट्रीब्यूटिव थ्योरी कहती है कि आप आंख से आंख मिला के बात नहीं कर सकते, या आंख से आंख का इस तरीके का संबंध नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी के खिलाफ आंख उठाई है, तो कानून आपके खिलाफ आंख उठाएगा, क्योंकि कानून का, स्टेट का एक जुम्मा है कि अगर सिटीजन के खिलाफ कुछ गलत होता है, या इंडिविजुअल के खिलाफ कुछ गलत होता है, या कोई ऐसा मामला होता है जो पब्लिक रॉन्ग होता है, जो पब्लिक के जो सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, लोगों को इफेक्ट करता है, तो वो स्टेट की जिम्मेदारी हो जाती है कि स्टेट उसके अगेंस्ट में लगे, क्योंकि क्राइम किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं घटित हो सकता है। ये जो क्राइम होता है ये पूरे पब्लिक के लिए होता है, और पब्लिक की जिम्मेदारी, सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो मामला होता है वो स्टेट का होता है, क्योंकि हमने अपनी, जैसा जे रूसो कहते हैं कि हमने जो अपनी बिल है वो स्टेट के सामने सरेंडर कर दी, और स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि स्टेट हमको प्रोटेक्ट करे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतर समझ पे आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहो, और ऐसे ही अपना प्रेम देते रहे। बाकी तो धीरे धीरे सब डील कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं अगली फिलॉसफी की तरफ। जो अगली फिलॉसफी है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। ऐसा माना जाता है क्रिमिनल सिस्टम में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, कि जो हमारा कानून है उसका सिर्फ ये मकसद नहीं है कि किसी को भी पनिशमेंट दे दो। अगर उसने कुछ कांड करा है तो हाँ, उसको पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन उसके साथ ये भी शर्त है कि हम उसको एक बार मौका देंगे, उसको अच्छा सिटीजन बनाएंगे, उसका रिहेबिलिटेशन करेंगे, उसको जो भी उसने गलत करा उसको रियलाइज करेंगे। इसीलिए हमारे यहाँ प्रोबेशन, एपोलॉजी और ये सारे प्रोविजन जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें दिया गया है। तो आशा करता हूँ, और बहुत सारे अदर से स्पेशल एक्ट बनाए गए, चाहे वो जुनाइल जस्टिस का एक्ट हो, चाहे वो प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट से रिलेटेड मामला हो। और ऐसा माना जाता है कि criminal are not made to be barred, society made them criminal, that's why reformation theory has come into the existence। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आएगा, क्योंकि ये जो ऑफेंडर होते हैं उनको पूरी तरीके से रिफॉर्म करती है, उनके अंदर वैल्यू, फेथ और गुड डालती कि अब वो सोसाइटी में कुछ ऐसा नहीं गलत करेंगे। उनके अंदर वर्च्यू, जस्टिस और पीस का एक सद्भावना, सोशल सोलिडारिटी की भावना डालती है, उनको इस तरीके से उनका निर्माण करती है, उनके जो ब्रेन का जो साइकोलॉजिकल थेरेपी होती है उसको चेंज करती, ताकि वो जब दोबारा से सोसाइटी में आए तो बेहतर नागरिक और सिटीजन बन के निकले।
इसी का काम है कि जो हमारी रिफॉर्मेटिव थ्योरी है वो इस आधार पे काम करती। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब किस हमारी एक ट्रिक होती है जिस ट्रिक से हम ये समझ सकते हैं कि पनिशमेंट कितना होना चाहिए, पनिशमेंट के क्या क्या फीचर हो सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। तो हम इसको 4P से याद कर सकते हैं। पहला पी से ये होना चाहिए कि इसमें पार्सिमोनी होना चाहिए और एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब तुमने जितना पनिशमेंट, जितना एक्ट करा है या जितना भी कोई रॉन्ग कर एक्ट करा है उसके लिए तुम उतने ही सजा तुमको मिलेगी जितना तुम्हारा उसका नेचर है, उसकी ग्रेविटी है, जितना उसके अंदर एक तरीके से हम कह सकते हैं गहराई है, या कितनी उससे इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, किस तरीके का वो एक्ट है और नेचर है। सर्कमस्टेंस के बेसिस पे ये सारी चीजें हमको पता चलेंगे। ये केस बाय केस या फैक्ट टू फैक्ट डिफर करती हैं चीजें। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई अपराध करा, अब उस अपराध की सजा अगर मान लीजिए 7 साल है तो आपको 7 साल मिलेगी। ये नहीं कि 10 साल दे दिया जाए। कि जिस प्रकार का, जिस लेवल का आपने अपराध करा, अगर अपराध जघन्य है तो आपको जघन्य उसके लिए पनिशमेंट दिया जाएगा, और अगर आपका अपराध जघन्य नहीं है, जितना आपने करा है आप उतने के लिए ही लाइबल होंगे, जितना उसका पनिशमेंट है उतनी ही प्रोपोर्शनिटी होती चाहिए। और इसका जो सबसे जीता जागता उदाहरण है वो अनुराधा बासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तीसरा प्रिंसिपल पी से पैरिटी बताता है। पैरिटी ये कहता है कि जो हमारा पनिशमेंट है वो सिमिलर होना चाहिए। जितना आपने अफेंस करा है, अगर सिमिलर अफेंस है तो सिमिलर है पनिशमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि अफेंस अगर मान लो तुमने थिफ्ट का करा है तो 3 साल की जगह तुमको 10 साल की सजा दे दे, क्योंकि ये फिर इनजस्टिस के खिलाफ हो जाएगा। ये जो हमारा नेचुरल प्रिंसिपल है उसके खिलाफ बात चली जाएगी, अनरीजनेबल हो जाएगा, आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा। जो आर्टिकल 21 कहता है नो पर्सन शैल बी राइट टू लाइफ एंड एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ। तो आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते, जो प्रोसीजर है उसी के आधार पे चीजें चलेंगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चौथा पी से होता है पर्पज। पर्पज क्या है पनिशमेंट देने का? क्या पर्पज? किसी को बहुत सिंपल तरीके से, सिंपलिसिटी है कि हाँ अगर तुमने अपराध करा है तो सिंपल है कि तुमको इतना पनिशमेंट मिले। ये नहीं है कि तुमको जबरदस्ती जाके जेल के अंदर डाल देना और जेल में जो भी दिक्कतें हैं सामना करना है, और जो अनलोडेड प्रिजनर्स की जेलें हैं या अंडर ट्रायल है उनके साथ तुमको मिक्स कर देना है ताकि तुम और नोटोरियस क्रिमिनल बन कर निकलो। तो ये सारी चीजों को भी हमको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं यहाँ पे टाइप की तरफ। तो जो हमारा टाइप है वो कि कितने प्रकार के पनिशमेंट हो सकते हैं, क्या हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें कितने प्रकार के पनिशमेंट को दर्शाया गया है या बताया गया है। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाई है जिसको मैं डीफ रूल बोलता हूं कि अगर आपको पनिशमेंट में कुछ नहीं याद आ रहा तो पेपर में आप डीफ याद करके जाइए। तो पहले डी का मतलब हो जाएगा कि डेथ से रिलेटेड कितना पनिशमेंट मिलेगा। फिर दूसरे आई से मतलब कि इम्प्रीजनमेंट लाइफ, जो जीवन कारागार है उसके लिए कितना मिलेगा। तीसरा जो आपका है इम्प्रीजनमेंट की, क्या आपको सिंपल साधारण पनिशमेंट मिलेगा या कुछ कठिन पनिशमेंट मिलेगा। और चौथे एफ का मतलब है कि क्या आपको कितनी फाइन लगेगी, कि आप फाइन कितना देंगे, हर्जाना कितना देंगे। और पांचवा एफ का मतलब है कि क्या आप अगर कोई क्राइम करेंगे तो क्या ऐसी नौबत आएगी कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी, अटैच कर ली जाएगी। जैसे कि प्रोविजन सीआरपीसी में दिए हैं, जब कभी मौका मिलेगा तो मैं अटैचमेंट से रिलेटेड बातें करूंगा। तो वहां पे मैं फार फीचर के बारे में बताऊंगा कि किस प्रॉपर्टी को फार फीट करते हैं, कैसे सेल करते हैं। दिस इज आल्सो गिवन इन CP7 व्हेन वी डील द चैप्टर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब ये तो 5 चीजें पहले से ही हमारे आईपीसी में भी दी थी, लेकिन जो हमारा नया बीएनएस क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो पुराने रूल्स रेगुलेशन थे या सेक्शनों का जो एक तरीके से कोई कोरिलेशन नहीं था, कोई डिक्शनरी नहीं था, कोई प्रिसाइज मैनर नहीं था, कोई जस्टिस नहीं था। पूरी तरीके से वो ब्रिटिश पॉलिसी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी को बताते थे, उनकी इंटरेस्ट की बात करते थे। कोई उसमें ऐसे प्रोविजन नहीं थे जो पूरी तरीके से लिबरल हों
या जस्टिस की बात करते हो, या पूरी तरीके से जो हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल तक पूरी बात पहुंच पाए, या वो इंडियन का फेवर इंडियन जस्टिस सिस्टम को प्रमोट करते हो। बेसिकली उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन थे जो ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश पब्लिक जो ऑफिशियल्स होते थे उनको सपोर्ट करते थे। दैट्स व्हाई दिस अनदर punishment is given by our legislator who has made the another type of punishment. That punishment is called community service. तो ये community service क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम आज बात करते हैं। ऐसा माना गया है कि जो पनिशमेंट है उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको पनिशमेंट दिया जाए, उनका ये मानना है कि अगर आपने कोई क्राइम करा है, सब कुछ करा है, ठीक है, क्राइम करा है तो उसका पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन पनिशमेंट हम तुमको ऐसा नहीं देंगे कि तुमको डेथ कर दें, तुमको हमेशा जेल में डाल दें, या तुमको फाइन लगवा दें, या तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर दें। हम पनिशमेंट देंगे ताकि तुम रियलाइज करो कि तुमने जिस सोसाइटी के खिलाफ गलत काम करा है, जिस कम्युनिटी के खिलाफ काम गलत करा है, उसी कम्युनिटी पे जाके तुम सर्विस दो। अब जैसे इसका सबसे जीता जागता उदाहरण अगर मैं दूं तो गुजरात में जो जेल टूरिज्म है वो इस समय क्या कर रहा है, जितने भी प्रिजनर हैं जिन्होंने अच्छा काम करा है, गुड कंडक्ट पे हैं, या उनको प्रोबेशन के तौर पे रिलीज कर दिया गया है, या और भी तमाम चीजें हैं, एपोलॉजी के जरिए या गुड बिहेवियर के जरिए उनको एक तरीके से क्या किया गया, कुछ छूट दी गई है कि वो जब चाहे पैरोल में आ सकते हैं। तो वो पैरोल में उनको एक कम्युनिटी सर्विस का सबसे बढ़िया कि वो जैसे आप देख रहे हैं कि वही जो अपराधी है वही कहीं किसी कम्युनिटी में, किसी सरकार के अंडर में या जेल अथॉरिटी के अंदर में किसी के बार बना रहे हैं, कोई पकौड़ा तल रहा है, कोई बुनाई का काम कर रहा है, महिलाएं जो काम करते, तो क्या है वो कहीं ना कहीं जो सर्विस है वो कम्युनिटी को ही तो दे रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का पनिशमेंट है ताकि वो रियलाइज कर पाए कि जिस सोसाइटी के खिलाफ उन्होंने गलत किया है वो दोबारा इस चीज को ना कर पाए। और दूसरी बात, उनको इसमें ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, ज्यादा शर्म हया भी नहीं होगी, क्योंकि जब आदमी अपना दुख बांटता है किसी के सामने तो उसको अच्छा लगता है, उसका जो मन होता है वो हल्का हो जाता है, वो अपने आप को अच्छा फील करता है कि हाँ चलो मैंने गलती करी है। इसीलिए कहते हैं कि क्राइम करने से पहले 4 बार सोचो। अगर एक बार आप जेल में चले जाते हैं आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती। तो मैं चाहूंगा कि चाहे आप ऐसे ही रोटी कमा लें, खा ले, चाहे 2 रोटी का खाएं, लेकिन किसी का गलत ना करें, किसी का नुकसान ना करें, क्योंकि आप छोटे होते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता है कानून के बारे में। और अगर एक बार आप जेल चले जाते हैं तो आपको बहुत दिक्कतें होती हैं, आपके लाइसेंस जब्त हो जाते हैं, आप बिना किसी सरकार की मदद से कहीं जा नहीं सकते, कोई पार्टी नहीं अटेंड कर सकते, या किसी चीज पे हर जगह रोक लगी होती है। तो ये बहुत खराब होते हैं। जब भी इलेक्शन होता है आपको पहले बुलाया जाता है क्योंकि आप अपराधी बन चुके होते हैं, आपका चार्जशीट में नाम दर्ज हो जाता है। तो ये सारी चीजें, इस वजह से मैं आशा करता हूं कि आप इस तरीके की चीजें नहीं करेंगे और आप ये प्रण प्रतिज्ञा लेंगे एक सिटीजन के, नागरिक के तौर पे कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक सभ्य सिटीजन है। भले हमारे पास कितना हम कुछ है लाइफ में नहीं है, लेकिन जो भी हमारा स्टेटस है, व्हाट्सोएवर द स्टेटस इज, हम लोग को इस बात को ध्यान रखना है कि हम लोग इस तरीके का कोई भी कांड नहीं करेंगे जिससे हमारे जस्टिस सिस्टम में एक तरीके का जो फेथ है वो डेवलप ना हो पाए, और जो सोसाइटी है वो ऐसा समझे कि हमने कुछ ऐसा गलत कर दिया है, या हम जस्टिस जो सिस्टम बना हुआ है वो हमको बिहाइंड द बार डाले। तो हमको बहुत सोच समझ के करना है। अरे जिंदगी में इतना कुछ है, आप कर सकते हैं, ऐसा थोड़े है कि आप क्राइम करके बड़े बनना, बड़े बन के भी क्या करना है, बड़ा बन के कुछ भी बहुत कुछ थोड़े होने वाला है। तो ये सब चीजें आपको ज्यादा नहीं सोचना है। 4 दिन की जिंदगी है, फिर वही है, इतना सोच के भी कुछ बैठने से होता नहीं। और जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन बस ये है कि आप अपनी तरफ से गलती ना करें, वरना फिर एक सब इंसान बनने का फायदा क्या है। जैसे हम पहले के जमाने में फिलिस्टाइन बारबेरियन टाइप के पीपल थे, जब एंशियंट सोसाइटियां चलती थी या प्रिमिटिव एज थी, जहां लोगों को इतना ना रीजन था, ना इतना विवेक था, ना इतना डेवलपमेंट था। तो अगर हम 21 सेंचुरी में आ गए तो हमारी जिम्मेदारी भी तो बनती है कि हम इस तरीके के कोई भी कांड ना करें। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जिनमें पूरी तरीके से डील हुआ है कि जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस किसको बोलते हैं, जैसे बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब या जगमोहन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इसमें ये कहा गया, कुछ गाइडलाइंस दी गई। वो गाइडलाइंस ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे वैल्यू हैं उसको
एक तरीके से हेल्ड करना चाहिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही हम डेथ पेनाल्टी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर कोई मामला छोटा मोटा है तो हम उसको सीधा उसके फांसी का फंदा लटका दें, उसको मारेंगे, क्योंकि ह्यूमंस है, वो जिस सोसाइटी में पैदा हुआ है उस सोसाइटी की भी तो जिम्मेदारी है कि उसको एक बार माफ करे। इसीलिए तो रिफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी। अब बहुत साथी है कि पहले उसका मर्डर कर दिया, इसके बाद उसको चाकू से गोटा 50-30 टुकड़े करे, इसके बाद जला के फेंक आया, फेंकने के बाद बॉडी को ले जाके इधर उधर बांट रहा है। तो ये बहुत हीनियस क्राइम है, ये बहुत खतरनाक क्राइम है। ये लोगों के अंदर भय, ईर्ष्या, घृणा हर चीज डाल रहा है। दैट्स वाई हम इन सब चीजों में नहीं कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यू है उसके खिलाफ है, ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, 14 का उल्लंघन है, प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा। अरे तुमको ला प्रोटेक्शन कह देगा जब तुम सोसाइटी के लिए खतरा बन के बैठे हो। दैट्स वाई। और ये कैसे पता चलेगा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस किसको बोला जाएगा? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस ये फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज के जरिए पता चलेगा कि परसेप्शन सोसाइटी में उस चीज को लेकर कितना है। जिस अपराध को तुमने करा है उसमें सोसाइटी में उसकी रिकॉग्निशन कितनी है, क्या वो बहुत हीनियस पनिशमेंट है या बहुत छोटा पनिशमेंट है। तो उस आधार पे हम इस चीज का डिवीजन करेंगे, इस चीज को हम जान पाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। मच्छी सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था, इसमें ये कहा गया था कि लाइफ इम्प्रीजनमेंट एक रूल है, इट इज नॉट डेथ सेंटेंस इज एक्सेप्शन। तो इसका क्या मतलब है, इस लाइन को पहले समझते हैं। इस लाइन का ये मतलब है कि जो लाइफ इम्प्रीजनमेंट है वो तो एक रूल है कि हाँ चलिए अगर आपने कोई अपराध कर दिया है तो आपके लिए कानून बना, ये रूल है कि हाँ आपको जीवन कारागार मिलेगा, आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इन केस डेथ सेंटेंस कब दिया जाता है? ये एक्सेप्शनल केस में दिया जाता है। व्हाई ये एक्सेप्शनल केस में दिया जाता है? क्योंकि ये ऐसे अपराध हैं जो बहुत हीनियस टाइप के हैं, बहुत रेयर है, जघन्य है। ऐसे अपराध है जिसमें सोसाइटी पूरी तरीके से भड़क जाती है। सोसाइटी में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, लोगों के अंदर डर, फेथ और ये सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं। सोसाइटी घबराने लगती है, सोसाइटी को लगता है बहुत बड़ा क्रिमिनल्स हो गया, लोगों में एक अशांति पैदा हो जाती है। तो ये सारी चीजें जब डेथ सेंटेंस में आती हैं, इसीलिए बच्चन सिंह के केस में ये कहा गया था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, मतलब रेयर से भी रेयर है। दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कि डेथ सेंटेंस के अंदर आता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब दूसरी बात इसमें क्या कहा गया था, इन केस ऑफ डेथ। अब ये सारी चीजें हैं, अब हम चलते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका कि ये इसका पर्पज क्या है, सारी चीजें। अब क्या है, क्या जो सेंटेंस है उसको कम्यूट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके प्रोविजन सेक्शन 5 में जो हमारी नई भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी दिया। इसको हम सेक्शन 72 आर्टिकल 72 और 161 के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ सकते हैं, जहां पे राष्ट्रपति के पास ये पावर है और गवर्नर के पास ये पावर है कि अगर कोई भी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस को कम ज्यादा करना है तो वो कर सकता है गवर्नमेंट। और दूसरी बात, कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के कंसेंट से नहीं की जाती या ऑफेंडर के कंसेंट से नहीं की जाती है। गवर्नमेंट का चाहे तो किसी को कम्यूट कर सकती है और ना चाहे तो नहीं कम्यूट कर सकती है। इन द सेम प्रिंसिपल इज आल्सो गिवन इन 456 ऑफ चैप्टर 34 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जिसमें ये पूरी बात दी गई है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा में सारे कम्यूटेशन से रिलेटेड तीनों प्रोविजन। तो जब आप कभी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ें तो इन सेक्शन को इंटरलिंक कर दे। इंटरलिंक करने से बाद आपके पास ज्यादा सोचने की क्षमता हो। जो आपको देखेगा इस तरीके से लिखते हो सोचेगा कि हाँ आप मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग वाले पर्सन है, आपके पास सोचने का एक अच्छा नजरिया है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। अब इसके एक्सप्लेनेशन दो दिए हैं, जिसमें ये दिया है कि अगर डेथ से रिलेटेड मामला है तो जो एग्जीक्यूटिव पावर जहां वेस्ट करता है, जहां पे यूनियन के पास ये पूरी तरीका है कि वो किसी को भी कम्यूट कर सकता है। अगर मामला डेथ से रिलेटेड है या नहीं भी है, तो अगर स्टेट में कोई मामला है तो स्टेट के पास ये पावर है कि वो कम्यूट कर सकता है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो कृपया लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। तो अब मैं एक शायरी आपको सुनाता हूं कि इश्क में जो मिलती है वो सजा कुछ और है। इश्क में जो मिलती है वो सजा कुछ और है, कभी तन्हा रहकर देखो तन्हाई का मजा ही कुछ और है।
तो दोस्तों डरना नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि जो इश्क करते हैं वही सब कुछ है। कभी कभी तन्हा रह के भी बहुत आनंद आता है, ये भी एक अपनी लाइफ है, इसको भी जीना चाहिए। क्योंकि जब आप इस तन्हाई से निकलेंगे, आप एक बेहतर आदमी बनेंगे। हर समय दूसरों का सहारा लेना ही जरूरी नहीं है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में कोई परमानेंट नहीं होता है। लोग इंटरेस्ट के लिए जुड़ते हैं, आते हैं, चले जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर आपको बेहतर इंसान बनना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आपको अकेला ही चलना पड़ेगा। और आप जितना अकेला चलेंगे उतना ही आप बहुत दूर तक जाएंगे, क्योंकि तब लोग आपसे जुड़ने के लिए व्याकुल होंगे, क्योंकि आपके पास वो कैलिबर होगा। आपने वो जो रातें जागी हैं, जो आपने तन्हाई में चीजें सोची हैं, उसके बाद जो परिणाम आता है उसका एक अलग ही मजा होता है। तो डरना नहीं है, जीवन में लड़ते रहना है। और आपके अंदर अदम्य साहस बल है, जो किसी चीज के लिए सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको डरना नहीं है, करिए, लड़िए, यही समय है। ऐसा कोई भी इंसान इस संसार में नहीं पैदा हुआ है जिसने स्ट्रगल ना करा हो। चाहे आप गौतम बुद्ध को ले लीजिए, चाहे महावीर को ले लीजिए, चाहे आप रावण को ले लीजिए, हालांकि वो राक्षस था फिर भी उसने इतने दिन तक तप करा। आप हमारे गीता में श्री कृष्ण को देख लीजिए, उन्होंने भी चक्री चलाया बचाने के लिए। द्रोणाचार्य को ले लीजिए, तो कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं। अगर आप संघर्ष से भागेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे यू कांट डू एनीथिंग। आपको लड़ते रहना है और मुस्कुराते रहना है, क्योंकि हर समय हर चीजें आपके आधार पे नहीं घटेंगी। जो आप सोच के बैठे हैं पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप उन्हीं चीजों को लेकर बैठे रहे, शायद भगवान भी यही सोच के बैठा होगी, जब तुम करोगे तब हम तुमको देंगे। तो लड़ो, डरो नहीं, क्योंकि लड़ने से ही चीजें आप अपना रास्ता बना पाए। वरना दुनिया ऐसी है कि आपको जीते जी कुछ नहीं देना चाहती। अगर आप अपना मुंह नहीं खोलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मुंह खोलिए, जो कैलिबर, जो क्षमता है करिए। ये ना देखिए कि कंपटीशन इतने लोग हैं तो मेरा कहाँ हो पाएगा, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। हर इंसान के पास अद्भुत टैलेंट है, क्षमता है, उसको पहचानने की जरूरत है। जिस पे आपका मन लगे वही करिए, क्योंकि आपको जीवन में संतुष्टि बहुत जरूरी है। अगर आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप कुछ भी बन जाए जीवन में, आपको खुशी नहीं मिलेगी। और जब तक आप खुशी नहीं मिलेगी तो कोई किसी चीज का कोई मतलब कि एंड में वही है कि ना कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाना है, बस इसी माया में भटकते रहना है। चाहे कितना अभी नहीं है तो उसके लिए परेशान है, जब हो जाएगा तो उसके लिए पागल घूमेंगे, फिर लगेगा यार अब ये नहीं, अब कुछ और करते हैं। तो इंसान की जो इच्छाएं है वो अनगिनत है, उसके बारे में नहीं सोचना है। जिस चीज पे खुशी मिले वो काम करते रहे। अगर बांसुरी बजाने में मजा आ रहा है तो बांसुरी ही बजाइए, जरूरी नहीं है कि दूसरे कह रहे हैं तो ये करिए। क्योंकि अगर किसी के सामने नहीं बोलना है, नहीं झुकना है, तो ना झुकिए, कोई भी हो, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आप अकेले आए थे और आपके पास कैलिबर है। आप सम्मान हर आदमी का करिए, लेकिन जो आपके हित की बात है उसी को समझिए। नहीं कि कोई भी ज्ञान दे रहा है उठा के ले लिए चल दिए। यहाँ ज्ञान वाले बहुत हैं, ज्ञान से किसी को कुछ, जो आपके काम को अगर कोई बेहतर समझा पा रहा है, कुछ आपको बता पा रहा है, अगर आपके हित की चीज है तो लीजिए, नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं। तो यही सारी चीजें हैं कि किसी को भगवान मान के नहीं बैठना, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब साथ छोड़ देंगे, लड़ना आप ही को पड़ेगा। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि जो भी लोग को काम करते हैं, जैसे मैं यहाँ लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब इतनी गर्मी है फिर भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझको अपने काम से प्रेम है। मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, आप भी अपने काम के प्रति ईमानदार बनिए। अगर आपको पढ़ना है या जज बनना है तो जज बनने के लिए फिर लगिए, चीजों को जोड़ना तोड़ना सीखिए, इंटरलिंकेज करिए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये देखिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तब जाके और कंपटीशन को देखेंगे कि 32,000 लौंडा है तो 32,000 में सब थोड़े 32,000 पढ़ रहे हैं, पढ़ तो 2-3,000 सीरियस रहे हैं। तो उस आधार पे देखिए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ, जो कि फ्रैक्शन बताता है कि अगर पनिशमेंट को फ्रैक्शन में तोड़ना है तो उसके लिए क्या होगा। तो फ्रैक्शन के टर्म में अगर पनिशमेंट है तो अगर लाइफ इम्प्रीजनमेंट से गणना करेंगे तो उसको 20 साल माना जाता है, और जब तक कुछ और अदरवाइज प्रोवाइडेड ना हो। ये किस केस में कहा गया था, ये मोहिंदर वर्सेस पंजाब के केस में कहा गया था। सेक्शन 7 हमारा जो है वो सेंटेंस के बारे में बताता है कि अगर सेंटेंस पूरा है या पार्शली है तो क्या वो रिग्रेस होगा या सिंपल होगा या रेस्ट
किस तरीके का होगा, सिंपल होगा, जो पहला वाला होगा रिगरस होगा, बचा बचा कुचा सिंपल होगा। तो इस केस को कौन सा केस बताता है, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में ये कहा गया था कि अगर इम्प्रीजनमेंट से लाइफ से रिलेटेड मामला है तो वो हमेशा रिगरस होगा, क्योंकि ये मामले सीरियस हैं, इस वजह से हम इसमें सिंपल दे के नहीं छोड़ सकते, वरना फिर दोबारा से कांड कर देगा। तो हम यहाँ सिंपल नहीं रख सकते हैं। तो रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में ये कहा गया था। तो आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। तो इसके बाद एक शायरी दे देता हूं कि ये इश्क का कानून किसे पढ़कर आ गए, मोहब्बत में शायद थोड़ा ज्यादा पगला गए, बिछड़ कर खुश तो बहुत हो पर थोड़ा सा मुरझा गए। तो वही बात है कि लोग कभी कभी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जब कोई चला जाता है तो मुरझा जाते हैं, पागल हो जाते हैं उसके लिए। अरे पागल नहीं होना है, पागल अगर होंगे तो आदमी और आपका यूज करेगा। जो आदमी आपको जानते हैं कि वो आपके लिए पागल नहीं है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं, तो वो आपको कभी वैल्यू नहीं देगा, चाहे आप उसके लिए अपनी जान तक दे दें। ये बात आजकल के जो हमारी यूथ है उसको समझने की जरूरत है। यही बेशकीमती समय है। इसके बाद एक बार जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो पा लेंगे, इसके बाद दुनिया की हर चीज आपके लिए मौजूद है। तो आपको डरना नहीं है, लड़ते रहना। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया हो तो अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल को जाकर लीगल फैटर्निटी अर्पित कुमार इलाहाबादिया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके के लेक्चर अच्छा समझ पाए। क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे टीचर है, मैं किसी टीचर सारे अच्छा पढ़ाते, अगर आपको मुझसे समझ में आता है तो मुझ जैसे छोटे आदमी को भी थोड़ा प्रमोट करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, जिससे मेरा और हौसला बढ़े। और आने वाले समय में मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि इसी चैनल में मैं सारी चीजें आपको बेहतर से बेहतर विदाउट एनी शुल्क मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा। और आशा करता हूं कि आप लोग मुझको पसंद करेंगे, मुझको लाइक करेंगे और मेरे बिहेवियर को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।